मेरी राइटर्स की मंडली में एक युवा और उभरती हुई राइटर हैं अंकिता चौहान। आज की कहानी लिखी है उन्होंने और इसका नाम है आधे अधूरे। ये जाते हुए दिसंबर की एक सर्द रात थी। आसमान के जिस्म पर बिछे अनगिनत तारों को मानो ठिठुरन से बचाने के लिए सफेद कोहरे ने अपने अंदर समेट लिया था। रात के 12 बज चुके थे। भले मुंबई की सड़कों पे अक्सर शोर रहता था, लेकिन राह चलते लोगों की आंखों में मुझे न जाने क्यों हमेशा एक कश्मकश, एक खामोशी ही दिखती। मैं माया अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पे बने इस 12 बाय 10 के कमरे में 32 मोमबत्तियों की झिलमिलाती रोशनी के बीच घिरी। कभी लौ की तपिश तो कभी एक कंपकपी महसूस कर रही थी। एक बार फिर मैंने मोमबत्तियों को गिनना शुरू किया, इस बार एक गहरी सांस के साथ। 1, 2, 3, पूरी 35 ही थी। पिछले 7 सालों से ऐसे ही तो मनाती आ रही थी मैं अपना जन्मदिन, सबसे दूर, एकदम तन्हा। साथ के लिए होती भी थीं तो बस यही झिलमिलाती मोमबत्तियां। और अगर कुछ बदलता था तो इनकी साल दर साल बढ़ती संख्या और इसके साथ मेरी पल पल पिघलती उम्र। लेकिन इस साल जैसे किसी ने मेरे ख्यालों के उस बंद कमरे पर, मेरी निर्जीव हो चुकी सांसों पर धीरे से दस्तक दे दी थी। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी मैं अपने ऑफिस कलीग विस्मय की ओर एक खिंचाव, एक अजीब सी कसक महसूस करने लगी थी। मैंने यादों के दायरे को खुद से थोड़ा दूर करते हुए अपने पूरे चेहरे पे बनती बिगड़ती रेखाओं को एक जगह अपने होठों पे इकट्ठा कर लिया। मैं अपना अक्स सामने लगे आईने में अपलक देख रही थी। घनी जुल्फों के बीच सिमटे इस छोटे से सांवले चेहरे पर टप टप करती 2 कत्थई रंग की आंखें चमक रही थीं। दिन के उजाले में आंखों के किनारों पे उभरती जिन रेखाओं को मैं अक्सर नजरअंदाज कर दिया करती थी, इन मोमबत्तियों की इस मध्यम रोशनी में वो साफ झलक रही थी। मैंने अपने एहसास पे तो पहरे बिठा दिए थे, लेकिन उम्र के इन अनचाहे इशारों को नहीं झुठला सकी। और कहीं उम्र का ये पड़ाव ही तो मुकम्मल कारण नहीं था कि मेरी जिद ने इस नए एहसास विस्मय के सामने घुटने टेक दिए थे। उसकी आंखों से खुद को देखना ही नहीं, उसको बूंद बूंद पीना जैसे मेरे लिए एक नया शगल बन गया था। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार अलमारी में रखे उस वाइन ग्लास पे जा रहा था जो मुझे विस्मय ने बस यूं ही कहते हुए कभी उपहार में दे दिया था। मैंने हाथ बढ़ाकर कबर्ड में रखा वो ग्लास उठा लिया। एक धीमी सी मुस्कान के साथ रुक रुक कर मेरी उंगलियां उस ग्लास की गोलाई नाप रही थीं, लेकिन कहीं कुछ मेरे अंदर तक सुलग रहा था, मानो विस्मय मेरे पास ही बैठा हो, बेहद करीब। मैंने संकोच मिटाकर उस वाइन ग्लास में थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक डाली। अपनी बाह को थोड़ा ऊपर हवा में उठाते हुए खुद को चीयर्स कहा। विस्मय, जिसे हमारा ऑफिस ज्वाइन किए हुए अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, जब भी मुझसे मिलता तो लगता कि मुझे पिछले 8 महीनों से नहीं 8 जन्मों से जानता हो। शायद ऐसा ही होगा विस्मय, उन्मुक्त, मजाकिया, जिंदगी को लम्हा दर लम्हा जीने वाला। होते हैं ना कुछ पागल दुनिया में जो वक्त को ठेंगा दिखाकर सारी उम्र अपना बचपन ही जीते रहते हैं। शायद वो भी उनमें से एक ही होगा। यही सोचकर, उसकी बेवकूफियों से हार मानकर मैंने पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की थी। और अचानक उस दिन उस दोस्त का अजनबी बन जाना मेरी परेशानी का कारण बन गया था। मैं अभी तक वही ग्लास थामे विस्मय की यादों के गलियारे में खोई हुई थी कि तभी
मोबाइल पे लगातार ब्लिंक होते मैसेज ने मुझे उन ख्यालों से बाहर निकाला। मेरी नज़र मोबाइल में बेवक्त आए उस मैसेज पर ठहर गई। विस्मय का मैसेज था। हजारों सवाल, कई तोहमतें ओढ़े मेरे मन की दहलीज पे आ खड़े हुए थे। आखिर किसने बताया होगा विस्मय को कि आज मेरा जन्मदिन है? ये तारीख, ये दिन मैं तो भूल के भी किसी के साथ नहीं बांटती थी। ऑफिस से, फेसबुक, या मैंने ही कहीं बातों बातों में बताया हो। मैं अपने ही सवालों में उलझ सी गई। मैंने अपने कमरे की एक दीवार पे बनी इस ताकनुमा खिड़की से बिखरा कंबल समेटा और धीरे से उसी कंबल को खुद पे लपेटते हुए खिड़की पे बैठ गई। ठंड तेज थी। सर्द हवाओं की छुअन गालों पे सिहरन पैदा कर रही थी। मैं अपने घुटनों को अपने सीने से लगाए, उन घुटनों पे अपने चेहरे को टिकाए न जाने कितनी रातें खिड़की के बाहर यहां से वहां चक्कर लगाते उस चांद पे न्यौछावर कर चुकी थी। कभी चांद को कुछ एक पल रोककर दिन भर गुजरे हर लम्हे का हिसाब देती, तो कभी शिकायतें करते हुए अपने बेबुनियाद सवालों की पोटली खोल लेती। लेकिन बीते कुछ दिनों से मैं अपने इस दूर के दोस्त के साथ एक खामोशी, एक सुकून भरी मुस्कान साझा करने लगी थी। ये विस्मय नामक खलल मुझे मुझसे जुदा करने पे तुला था। आज भी जब विस्मय का मैसेज पढ़ रही थी तो सांसें तेज हो गईं, गले में कुछ खराश महसूस होने लगी थी। नजरें आज फिर आसमान में चहलकदमी करते उस चांद को ढूंढने लगी। हैप्पी बर्थडे दिल, मैंने विस्मय का एसएमएस पढ़ा। आसानी से समझ आ जाने वाले इन चंद लफ्जों को मैंने एक बार नहीं, करीब 20 बार पढ़ा। मैं तय ही नहीं कर पा रही थी कि मैं खुशी से रो दूं, विस्मय की नादानी पे हंस दूं, या 1000 बार मना करने के बावजूद हर मैसेज के आखिर में पूर्ण विराम की तरह लगाए जाने वाले इस दिल को आज फिर झिड़क दूं। मैं ये भी तो तय नहीं कर पा रही थी कि उसके मैसेज में उभरते ये चंद अल्फाज सच्चे थे या बीते 3 दशकों से मेरी आंखों के सामने घूमते सामाजिक दायित्व की ओट में छिपे लिपे पुते रिश्ते। याद आ रहे थे वो दिन, वो आग की लपटों में झुलसते लम्हे, जब अपने कमरे के दरवाजे कस के बंद करने के बावजूद मुझे पापा की उठती आवाज़ों के बीच माँ की सिसकियाँ सुनाई दे जाती थीं। जैसे हर दिन माँ के लिए एक युद्ध की तरह होता था। अपने शरीर के जख्मों को तो शायद 6 गज की साड़ी में वो अक्सर छुपा लिया करती थी, लेकिन जब नफ्स में बहते रिश्ते मानसिक चोट दे जाते थे तो मुझे माँ की आंखों में बेबसी का एक उमड़ता समुद्र दिखता। बेनाम से दर्द को सालों तक उनकी पलकों पे ठहरे देखा था मैंने। हमारे घर की इज्जत उनकी जिंदगी से, उनकी खुशियों से न जाने कैसे हर दिन जीत जाया करती थी। उस समय माँ के लिए शायद कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी थी मैं। मेरे किरदार ने खुद से वादा कर लिया था, ऐसे बेमानी रिश्ते के दंश को कभी अपनी जिंदगी को नहीं दूंगी। और न जाने कब एक छोटी सी उम्मीद ने रास्ता बना लिया था और मैंने मुंबई आने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी खिड़की से झांक के बाहर देखा। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। खिड़की को बंद करने की जहमत किए बिना मैं अपने उस जयपुरी कंबल में थोड़ा और सिमट के दिसंबर की बारिश में भीगते चमचमाते मुंबई शहर को देखने लगी। आज मेरे मन में कुछ अलग ही ख्वाहिशें जन्म ले रही थीं। एक ख्वाहिश की काश विस्मय अभी इसी वक्त मेरे पास होता, इसी कंबल में, हाथों में गर्म कॉफी का कप थामे अपनी बेसिर पैर की बातों से मुझको हंसाता हुआ। फिर सोचती कि काश मैं इस बारिश में, बूंदों के इस सर्द बहाव में अपने मन पे जमी विस्मय की यादों की गर्द झाड़ पाती। काश मैं बीते 1 साल से हर वो खुशनुमा पल, हर वो एहसास मिटा पाती जो उसने मेरे मन की गीली मिट्टी में बो दिए थे, जो कि अनजाने में ही सही मेरे लिए बेहद कीमती हो चुके थे।
अपने इस अस्थिर मन और अतीत की इन धुंधली गलियों में मेरा वजूद खो रहा था। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब पहली बार मुंबई की वक्त से तेज भागती सड़कों पर मैंने कदम रखा था। हर एक मोड़ पे पहली बार स्कूल जाती बच्ची की तरह डर रही थी मैं। लेकिन लाखों के सपने तोड़ने वाली मुंबई ने कुछ ही महीनों में मुझे पूरी तरह अपना लिया। मेरे दिल में पलता हर एक दर्द, हर एक चुभन नब धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी थी। अतीत की उन कड़वी यादों से खुद को दूर रखने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन अतीत का वो पन्ना जैसे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था, जिसे मैं चाह कर भी काट के अलग नहीं कर पाई थी। कभी कभी मैं अपने मन में झांक के खुद से ही पूछती कि क्या माँ को हर कदम रिश्तों से हारते देखकर, हर सांस पे उनको बेइज्जत होते देख के भी मैं कुछ बस समाजी रिवाजों के चलते खुद को उसी खाई में ढकेलने देती। उस लगभग हर हफ्ते लगने वाली प्रदर्शनी से नफरत थी मुझको। शादी के लिए मिलने आने वाले हर एक शख्स से नफरत थी, वो जो मुझको बस एक झूमर की तरह सजा देना चाहता था। ऐसा झूमर जिसकी नजरें झुकी हों, आवाज धीमी हो, जिसके पास उनके सवालों का हर जवाब हो लेकिन खुद के सवाल ना हो, और जो 1 घंटे में ये साबित कर सके कि जी मैं ही वो परफेक्ट पीस हूं जो आपके घर में आपकी इज्जत का टैग लगा के चुपचाप टंगा रहेगा, एकदम खामोश, बस ले चलिए ना मुझको अपने साथ। मां को भी तो ऐसे ही देखा था मैंने बचपन से। गहनों से लदी हुई हर लड़की को देखकर मुझको लगता जैसे किसी दिन मैं भी इसी तरह बांध दी जाऊंगी जंजीरों में। नहीं झेल सकी उन लोगों की नजरें, वो जकड़न। मैं नहीं जीना चाहती थी वो जिंदगी जहां से प्यार नदारद हो, वो जिंदगी जिसकी चलती हर नफ्स पे दूसरे का हक हो, अपनेपन के नाम पे बस धोखा हो। तोड़ दिया हर वो रिश्ता जो मुझको मुझसे छीन रहा था। वक्त बेवक्त मिलने वाले तानों के जख्म अब तक नहीं भरे थे, बस उन जख्मों पे आने वाले पल कुछ धुंधली सी परत चढ़ाते गए। मैं मुंबई आके कुछ नए रास्ते, कुछ नई यादें बनाने लगी थी। मैंने मुंबई आके बेवजह के रिश्तों से एक दूरी सी बना ली थी। अकेले जीना सीख लिया था। दुनियादारी के उन नुकीले पंजों से खुद को बचाकर मैं खामोशी में लिपटी जिंदगी जीने लगी थी। फिर एक दिन तूफान आया, विस्मय नाम का एक तूफान जो एक घूमते हुए टॉर्नेडो की तरह मेरी बनाई नियमों की उस किताब को उड़ा के ले गया। वो किताब जिसमें मैंने अपनी आने वाली जिंदगी में आने वाली खुशियों तक का लेखा जोखा, फ्लो चार्ट तैयार करके रखा था, जिसमें ऐसे किसी रिश्ते की, ऐसे किसी शख्स की कोई जगह ही नहीं थी जो मेरे वजूद पे अपना वर्चस्व चाहता हो। उस दिन जब ऑफिस में बॉस ने कैबिन में बुलाया तो जाते वक्त जो मुस्कुराहट साथ गई थी वो कैबिन से निकलते वक्त गायब हो चुकी थी। मेरा चेहरा सुर्ख था, गुस्से से तमतमा रहा था। वो 6.5 फुट का कुतुब मीनारी बंदा बॉस के बगल में खड़ा खड़ा मुस्काने लुटा रहा था या मुझे जला रहा था, नहीं जानती। लेकिन मेरा 300 शब्दों का लाइफस्टाइल कॉलम बड़ी बेरहमी से मुझसे छीनकर उसको दे दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे बॉस की पत्नी के दोस्त की बहन का पता नहीं कौन से नंबर का देवर था। मैं किसी तरह सामंजस्य बिठा भी लेती अगर बॉस मुझसे ये ब्यूटी टिप्स लिखने का कॉलम कहने को नहीं कहते। इन बीते 6 सालों में मैंने कभी एक बिंदी तक तो लगाई नहीं थी, लेकिन मजबूरी का नाम विस्मय। मेरी जिंदगी में इस कदर उथल पुथल मचाने वाले उस शख्स का नाम विस्मय गांधी था। इंसान था या मशीन नहीं कह सकती। हमेशा ठहाके लगाते रहना, उछल कूद मचाते हुए हर किसी को मुफ्त की सलाह बांटते रहना। चपरासी का आधा काम तो ये जनाब कर देते थे। लड़कियों की टेबल तक कॉफी इन्हीं के कर कमलों द्वारा परोसी जाने लगी। कभी कभी मुझे लगता था माँ बाप ने चाबी भर के बस मुंबई में लाके छोड़ दिया है। 3 महीने तक पूरी तरह से उसके वजूद को नकारने की कोशिश करने के बावजूद मैं एक दिन हार गई। उसने न जाने कैसे, शायद किसी चोर की तरह सेंध लगाकर मेरे दिल के उस बंद कमरे तक का रास्ता तय कर लिया था जहां मैं भी जाने से हिचकती थी। वो मेरे लिए कुछ नहीं से
कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन इस मासूम से रिश्ते में कुछ भी नहीं वाला मंजर इतनी जल्दी आ जाएगा, ये मैंने कहां सोचा था। विस्मय ने मुझको हंसना ही नहीं सिखाया, दोस्ती के सही मायने समझाए थे। दोस्ती जो किसी जाति, धर्म या दो जिस्मों के बंधन से कहीं ऊपर थी। दोस्ती जो हाय हाउ यू जैसी औपचारिकताओं की कैद में नहीं थी। विस्मय के साथ खुद को महसूस करने लगी थी मैं, खुद पे यकीन होने लगा था, मैं खुद से थोड़ा और प्यार करने लगी थी। आश्चर्य तब होता जब विस्मय मेरी आंखों में झांक कर मेरे फोन की प्लेलिस्ट तक सेट कर दिया करता। वो कैसे मुझे हर्फ हर्फ पढ़ लेता था, ये समझना मेरे लिए आज भी एक एनिग्मा, एक पहेली की तरह था। रात भर हुई बारिश से आसमान कुछ धुल सा गया। रुई जैसे बादलों से झांकता सूरज लालिमा बिखेर रहा था। मैं अपने जन्मदिन की ये पूरी रात कमरे में बनी इस छोटी सी खिड़की पे बिता चुकी थी। न जाने कब मेरी उंगलियों पे एक नाम आके ठहर गया, जो बूंदों से गीली हो चुकी खिड़की के कांच पे उतर गया। वही नाम जिसे पिछले 6 महीने से बेधड़क जी रही थी मैं, विस्मय। फिर एक दिन उसी नाम के साथ मेरा वजूद जोड़े जाने पे क्यों झल्ला उठी थी मैं? क्यों मैंने उस दिन उस रिश्ते पे उठती संशय की लकीर को एक गहरी दरार में तब्दील होने दिया? उस दिन ऑफिस में दबी हुई हंसी के साथ निकले कुछ संभ्रांत लोगों के शब्द अब तक मेरे कानों में किसी कील की तरह चुभ रहे थे। सारा दिन साथ रहते हैं लेकिन अब तक सिंगल का साइन बोर्ड लगाए घूम रहे हैं। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट बड़ा ही विस्मय बोधक रिश्ता बन गया बस। इस वाकये ने मानो कुछ चीर दिया था मेरे अंदर। उन शब्दों की धार इतनी तेज थी कि कानों पे दोनों हाथ रखने के बावजूद दिल में सुराख कर गई। वो शब्द जैसे उसी सुराख में कैद होके मेरे अंदर गूंज से रहे थे, बिना आंसू रुला रहे थे मुझको। उस दिन मैं सरदर्द का बहाना बनाकर ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गई। उसी शाम हाथों में 2 पेपर बैग थामे विस्मय कमरे में आया। अब ठीक है दर्द? आओ कुछ खा लो, तुम्हारा फेवरेट चाइनीज है, उसने टेबल पे पेपर बैग्स खाली करते हुए कहा। तुमने बताया नहीं तुम्हारी बिल्डिंग के पास नया कैफे? विस्मय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं उस पर बरस पड़ी। हो कौन तुम मेरे? कुछ भी नहीं ना, फिर इतनी केयर, इतना ड्रामा किस लिए? मैंने कहा तो वो अवाक रह गया, मेरी आंखों में झांकते हुए, जैसे वो मुझको पहचानने की कोशिश कर रहा था और मैं न जाने क्या क्या कहती जा रही थी। शायद इतने सालों से मेरे दिल में पलती रिश्तों के लिए कड़वाहट को मैं बाहर उड़ेलना चाहती थी। खुद तो खाली हो रही थी, लेकिन विस्मय के साथ मेरा रिश्ता एक शोर से भर रहा था। अधूरे एहसास की टकराहट से पैदा हुआ शोर, प्यार शब्द से नफरत करती मेरे अतीत में सिमटी परछाइयों का शोर। कुछ देर बाद विस्मय सूनी आंखें लिए मेरे सरहाने से उठ के जा चुका था। उस दिन उसने जाते वक्त जो कुछ कहा वो कड़वा था, बेहद कड़वा, लेकिन सच था। मैंने उसको गलत, शायद बहुत गलत समझ लिया था। जाते वक्त कहे गए उसके वो चंद अल्फाज मेरे कांपते होठों पे ठहर से गए थे। थक गया हूं मैं कोशिश करते करते। विस्मय की आवाज गीली थी, कांप रही थी। मैं उसके चेहरे को देख रही थी। संजीदगी की कुछ लकीरें उसके पूरे चेहरे पे बिखरी थी। तुमने एक हकीकत को जिए बिना उसका खाका तैयार कर लिया है माया, और उस इनविजिबल खाके में खुद को ऐसे कैद कर लिया है कि तुम्हें जिंदगी की आहट तक सुनाई देना बंद हो गई। प्यार तो बहुत दूर की बात है। इतना कह के वो चला गया था। 3 हफ्ते बीत चुके थे मुझे उससे दूर हुए, लेकिन ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब वो मेरे पास नहीं था। उसका अस्तित्व, उसकी आवाज, उसकी शरारती आंखें मेरे अंदर इतने गहरे तक बैठ चुकी थी कि खुद को उससे अलग सोचना भी मेरे लिए नहीं मुमकिन था।
आज मेरे जन्मदिन पर अचानक आए विस्मय के मैसेज ने मेरे दिल में बुझी एक उम्मीद फिर जगा दी थी। दर्द, प्यार, लगाव जैसे एहसास जो मेरे लिए पत्थर की तरह बेजान हो चुके थे, उस दिन विस्मय के वो शब्द किसी औजार की तरह मेरे दिल पे लगे थे और वो अदृश्य खाका जैसे छन से टूट चुका था। उसके अंदर जो भी था वही असली माया थी। वही थी मैं, माया जिसे बारिशें पसंद थीं, वो माया जिसको चांद का पीछा करना पसंद था, वो माया जो अपने सुर अपने आप खोज लाती थी। आज खुद को महसूस कर रही थी मैं। अपनी इस छोटी सी खिड़की पे बीती रात में पूरा 1 साल फिर से जी गई थी मैं। कुछ आंसू गालों पे ढलक पड़े, जिन्हें अपने कांधों पे पड़ी शॉल से पोंछा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। सुबह के 5 भी पूरे नहीं बजे थे। इतनी सुबह कौन हो सकता है, ये सोचते हुए मेरे तेज कदम दरवाजे पे आके रुक गए। मैंने जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैंने बुझे मन से दरवाजे को लुढ़का भर दिया, मानो मैं चाह रही थी कि इस वक्त दरवाजे पे किसी का होना, शायद विस्मय का होना हो। मेरे कमरे में सुबह के सूरज की नरम किरणें फैल रही थीं। अचानक मन में कुछ कौंधा और मेरे कदम भाग के शायद एक परछाई का पीछा करते हुए बिल्डिंग से नीचे जाती सीढ़ियों के पास जाके थम गए। दिल बेधड़क धड़के जा रहा था। मेरी हथेली किसी बचपन के साथी की तरह मेरे दिल को समझा रही थी और हल्की हल्की थपकी दे रही थी। गहरी खाई जैसी नीचे जाती सीढ़ियों पर विस्मय बैठा था। अपने हाथों की लकीरों में न जाने कौन सा नाम, कौन सा रिश्ता ढूंढता हुआ विस्मय। मेरे होठों पे एक अधूरी मुस्कान बिखर गई। गला रौंदा आया था। उसे नाम से पुकार कर अपने कमरे तक बुलाने का हक भी शायद मैं खो चुकी थी। मैं धीरे से जाकर सीढ़ियों पर उसके एकदम पास बैठ गई। उसने मेरी आहट को महसूस तो किया ही होगा, तभी तो मेरी ओर बिना देखे धीरे से बोला, जा रहा हूं शहर छोड़कर, बैंगलोर ब्रांच में ट्रांसफर ले लिया है। सच, मुंबई बहुत महंगी पड़ गई यार। उसके शब्द मेरे होठों पे कांप उठे थे। उसने मेरी ओर जैसे ही देखा, मेरी हथेली ने अचानक यकायक उसकी बाह थाम ली। विस्मय आगे कुछ नहीं बोल सका, बस अपनी बाह से मेरी पकड़ धीरे से छुड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरी खामोश निगाहें तक पढ़ लेने वाला विस्मय आज मेरे स्पर्श में मौजूद कंपन को नजरअंदाज कर चुका था। उसने नीचे जाती सीढ़ियों पे जैसे ही एक कदम रखा, लगा मेरी रूह को मेरे जिस्म से कोई खींच के ले जा रहा है। मेरी सांसें जैसे जम गईं। यूं लगा मानो इन सांसों की गति, मेरे जीवन की नियति अब इन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाते हर एक कदम में बंधी हुई थी। विस्मय जा रहा था। उसके चेहरे पे सुकून था, उसके होठों पे मुस्कान थी जो शायद किसी खुशबू की तरह धीरे धीरे मेरे होठों को छू रही थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके कदमों का साथ देते 2 कदम और थे। मेरे कदम। उसकी उंगलियों में उलझी एक हथेली और थी, मेरी हथेली। और एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करने के बजाय उस अधूरेपन को जीते हुए उम्र भर साथ निभाने का वादा करने वाला एक रिश्ता था साथ। हमारा रिश्ता। कहानी खत्म, पैसा हजम।